हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र की परिभाषा, प्रकृति, विषय सामग्री व क्षेत्र, जो बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर का फर्स्ट टॉपिक है। सन 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस प्रकाशित हुई। इसके प्रकाशन के साथ ही एक नया विषय अस्तित्व में आया जिसे अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अर्थशास्त्र केवल 2 शताब्दी पुराना विज्ञान है, अपितु आर्थिक विचारों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुरानी मानव सभ्यता है। वणिकवादी अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की वैज्ञानिक परिभाषा देने का प्रयत्न किया था। उनके अनुसार आवश्यकताओं की मितव्यता और दूरदर्शिता के साथ पूर्ति करने की कला ही इकोनॉमिक्स कहलाती है। और वणिकवादियों के पश्चात एडम स्मिथ एवं उसके अनुयायी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को व्यवस्थित रूप दिया। बाद में मार्शल, पेगू आदि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने इसकी वैज्ञानिक व्याख्या प्रदान की। कार्ल मार्क्स तथा 1930 की विश्वव्यापी मंदी के बाद कीन्स ने अर्थशास्त्र को एक नया रूप प्रदान किया। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं पे अब हम आते हैं। किसी भी विषय के अध्ययन के लिए उस विषय की परिभाषा अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। परिभाषा के आधार पर ही उस विषय की प्रकृति, क्षेत्र संबंधी समस्याओं को समझा जा सकता है। विभिन्न परिभाषाओं को अध्ययन की सरलता की दृष्टि से निम्न समूह में विभाजित किया जाता है: धन संबंधी परिभाषा, कल्याण संबंधी परिभाषा, दुर्लभता प्रधान परिभाषा, आवश्यकता विहीन परिभाषा, विकास संबंधी परिभाषा, अर्थशास्त्र की प्राचीन भारतीय परिभाषाएं। ये 6 प्रकार अर्थशास्त्र की परिभाषाएं को 6 ग्रुपों में बांटा गया है। आज हम सबसे पहले अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताने वालों में एडम स्मिथ, जेबीसी मिल सीनियर आदि के नाम उल्लेखनीय है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में अर्थशास्त्र की परिभाषा ये दी कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एफ.ए. वाकर के शब्दों में कहा गया, अर्थशास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। जेबीसी के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। इस विचारधारा के अनुसार अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय धन है तथा मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अंतिम उद्देश्य धनोपार्जन करना है। धन को ही सुख का आधार मानकर इसे अधिक महत्व दिया गया है। आप इसकी कई आलोचना कोई भी समाज का आजकल कोई भी अध्ययन का कोई भी पॉइंट बिना आलोचना के अधूरा नहीं है, तो इस धन संबंधी परिभाषा की भी आलोचना करी गई है। एडम स्मिथ व उनके अनुयायियों ने धन को ही जीवन का साध्य माना। इसमें मनुष्य अच्छाई व प्रेम के स्थान पर शोषण, छल, कपट तथा सामाजिक उत्पीड़न का प्रादुर्भाव। इस कारण समाज सुधार को साहित्यकारों एवं धार्मिक विचारकों ने धन संबंधी परिभाषाओं की आलोचना की है। उन्होंने फर्स्ट आलोचना की, धन एवं संपत्ति पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के मुख्य विषय मानव को गौण कर धन एवं संपत्ति को अधिक महत्व दिया है। यूरोप के उद्योगपतियों ने इस दृष्टिकोण का लाभ उठाकर अपनी संपत्ति में वृद्धि करने की चेष्टा की और ऐसा है मजदूरों, स्त्रियों तथा बच्चों को कम मजदूरी देकर उनसे अधिक काम में लेकर शोषण करना आरंभ कर दिया। इसलिए रस्किन, कार्लाइल आदि अर्थशास्त्रियों ने इसे कुबेरपंथ, घृण्य विज्ञान आदि कहकर इसकी बस आलोचना किया। धन का संकुचित अर्थ, प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने धन में स्पर्शनीय, दृश्य, भौतिक धन को ही शामिल किया, जबकि आधुनिक युग में धन में वे सभी वस्तुएं सेवाएं शामिल की जाती है जिनमें उपयोगिता होती है। इस प्रकार डॉक्टर, वकील, अध्यापक, गायक आदि की सेवाओं को इस दृष्टिकोण में शामिल नहीं किया गया है। थर्ड, इसकी आलोचना है आर्थिक मानव की कल्पना अनुचित। इन अर्थशास्त्रियों ने एक ऐसे आर्थिक मानव की कल्पना की जो स्वहित की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता है, जो समाज के हित की चिंता किए बिना धन कमाना चाहता है। आर्थिक मानव तो नैतिक औचित्य को त्याग कर सदैव विशुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से प्रेरित होता है। उस पर अन्य प्रेरणाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु वास्तविक जीवन में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं मिलता जो केवल अपने स्वार्थ से प्रेरित होता हो, वरन देश प्रेम, दया, ममता, सहानुभूति आदि अनेक भावनाओं से प्रेरित होकर भी क्रियाएं करता है। अतः आर्थिक मनुष्य की कल्पना अव्यवहारिक एवं मिथ्या है। चौथी इसकी आलोचना है अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र का सीमित क्षेत्र।